स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी से लेकर संसद तक और राजनीतिक पार्टियों से लेकर संगठनों तक सभी अपने अंदाज में जयंती मना रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी सरकार ने पुण्यतिथि पर छुट्टी की घोषणा की है, वहीं गूगल ने आज डूडल के जरिए बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन इन सब के बीच उनकी विरासत हथियाने के लिए राजनीतिक जंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल उनको अपना बनाने से पीछे नहीं हट रहे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अंबेडकर किसके हैं। बाबा साहेब को अपना बनाने की होड़ में सभी दलों ने अपना अपना दांव चल दिया है। किसी ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है तो किसी ने साल भर उनके नाम पर कार्यक्रम करने की घोषणा की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बाबा साहेब को अपना बनाने की होड़ क्यों लगी है। इसके पीछे सभी दलों की मंशा क्या है, देखिए रिपोर्ट। अंबेडकर की विरासत पर जंग क्यों? आखिर किसके हैं अंबेडकर? अंबेडकर के नाम पर खींचतान क्यों? राजनीतिक दलों के बीच फंसे बाबा साहेब। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती आज धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर की विरासत को लेकर सियासतदानों के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी अंबेडकर को साधने की रणनीति बनाने में जुट गई है। आरएसएस उनको दलित आइकॉन के फ्रेम से बाहर निकालकर हिंदू आइकॉन बनाना चाहती है। वहीं आरएसएस के करीबी दल बीजेपी की ओर से भी आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लिहाजा इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के सामने बड़ी चुनौती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा कैसे बचाए रखें। वहीं कांग्रेस भी अंबेडकर पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। राजनीतिक दलों ने चला दांव। बाबा साहेब की 125वीं जयंती यानी 14 अप्रैल को केंद्र सरकार साल भर चलने वाले कई कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रही है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। वहीं दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने पूर्व में मेला ढोने का काम करने वाली महिलाओं के साथ खाना खाया। ऐसे में कांग्रेस कैसे पीछे रहने वाली थी। पार्टी ने भी साल भर बाबा साहेब की याद में कार्यक्रम मनाने की योजना बना दी। बाबा साहेब की कीर्ति को भुनाने की असली जंग बीएसपी और बीजेपी के बीच होगी। बीजेपी और संघ संविधान निर्माता के गौरवशाली व्यक्तित्व और अतीत की चर्चा करेंगे ताकि समाज में उनके छवि दलित मसीहा के बजाय हिंदू आइकन के तौर पर पेश किया जा सके। रणनीति के ही तहत इस बार संघ अंबेडकर जयंती के मौके पर अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जन का अंबेडकर पर केंद्रीय विशेषांक छापने जा रही है। नेता क्यों जप रहे हैं अंबेडकर का नाम? बाबा साहेब अंबेडकर किसके, या यूं कहिए कि बाबा साहेब की राजनीतिक विरासत किसकी? ये लड़ाई तेज होती जा रही है। बीएसपी हो या बीजेपी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सभी आज अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच राजनीतिक दल अंबेडकर के लिए गंभीर हैं, या ये सिर्फ आने वाले चुनाव में दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का जरिया है। भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर महापुरुष तो हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच उन्हें दलितों का नेता बनाने की होड़ सी लग गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा भीमराव अंबेडकर किसके हैं? अंबेडकर जयंती पर दलित उत्साहित हो या ना हो, तमाम राजनीतिक दलों पर इसकी खुमारी साफ नजर आ रही है। कोई अपने कैंपेन की शुरुआत इस दिन से कर रहा है, तो कोई अंबेडकर के बहाने छुट्टी देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। सवाल ये कि आखिर अंबेडकर सभी पार्टियों के लिए अहम क्यों हो गए हैं? दरअसल आने वाले दिनों में उन राज्यों में चुनाव है जहां दलितों की अच्छी खासी तादाद है। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं जहां 15% दलित आबादी है। साल 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं जहां मतदाताओं की संख्या 23.5% ही है।
साल 2017 में पंजाब में भी चुनाव होने हैं, जहां सबसे ज्यादा 31.9% दलित आबादी का बसेरा है। वहीं बात करें यूपी की, तो 2017 में यहां चुनाव होने हैं और यहां पर दलित मतदाताओं की संख्या 25% है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर ली है। वरुण उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। बाबा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर जिस तरीके का नजारा राजनीतिक पार्टियां पेश कर रही हैं, उनकी विरासत को लेकर एक जंग छिड़ गई है और इस जंग में खासकर दो बड़ी पार्टियां तो सामने आ ही रही हैं निकलकर। एक तरफ है बीजेपी तो दूसरी तरफ है कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस देश की दोनों बड़ी पार्टियां उनकी उपलब्धियों पर अपना अपना दावा पेश कर रही हैं। सवाल यह उठ रहा है, अंबेडकर की विरासत पर जंग क्यों हो रही है? किसके हैं अंबेडकर, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है। तमाम कार्यक्रम जो है आयोजित कर दिए गए हैं और जाहिर सी बात है कि जल्द चुनाव भी होने जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हो। वोट बैंक को लुभाने के लिए पार्टियां एक भी मौका नहीं छोड़ती। अब सवाल यह है कि नेता इतने साल बाद इस समय क्यों अंबेडकर का नाम जप रहे हैं और अपना अपना बताने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि विचारों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, मात्र विरासत पर सबका ध्यान टिका हुआ है। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ दलित कांग्रेस नेता जय किशन जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी जय किशन जी आपसे। जो अंबेडकर को लेकर अभी हालात बने हुए हैं, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि फाइट हो रही है, अपना अपना बनाने की कोशिश की जा रही है और आज जिस तरीके से उनको सम्मान देने की कोशिश की जा रही है, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इतने सालों के बाद याद क्यों आई आखिर राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो? फिर नहीं, आप जो है बीजेपी को या दूसरी पार्टी को जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ और बाबा साहब का जो इतिहास है उसके बारे में आप अटैक नहीं कर सकते कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत सीनियर पत्रकार हमारे साथी यहाँ बैठे हैं आपके साथ। मैं एक बात बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूँ जी कि देश की आज़ादी के जंग में और जो संविधान लिखने की बात थी उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और बाबा साहब को जो सम्मान दिया आज़ादी के जंग के बाद सरकार बनाने को लेकर के, संविधान को लिखने को लेकर के, वो सबसे पहले पहल और सबसे पहले सौभाग्य बाबा साहब को सम्मान देने का कांग्रेस ने किया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जिन नौजवानों को इसकी जानकारी नहीं है, देश के विदेश के बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक संगठन और अपनी पार्टी के द्वारा जो दलितों के लिए लड़ाई लड़ी थी, समाज की लड़ाई लड़ी थी और जो है जो मेहनत की थी, जो संघर्ष किया था, जो त्याग तपस्या की थी, उसके बारे में सबसे पहले इनकी मेहनत की आइडेंटिफिकेशन पहचान कांग्रेस ने करके और 9-10 मेंबर के साथ बाबा साहब को सबसे पहले कांग्रेस ने संविधान कमेटी का मेंबर बनाया था। और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहब ने जिंदगी में 2 चुनाव लड़े थे, तो आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव दोनों हार गए थे। चुनाव हारने के बावजूद भी कांग्रेस ने इतनी हिम्मत दिखाई और उस टाइम पर आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद हो चाहे जनसंघ हो, जो कांग्रेस के विरोधी दल थे, वो जब कांग्रेस दलितों की बात करती थी, बाबा साहब को सम्मान की बात करती थी, तो बीजेपी जो उससे पहले जो आरएसएस थी, जनसंघ थी या जो और कांग्रेस विरोधी लोग थे, वो ये कहते थे कि कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया है। कांग्रेस, महात्मा गांधी जब दलितों की बात करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के सीनियर लोग, तो ये कहते थे कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया है, कांग्रेस जो है नाली की ईंट को चुबारे पे बिठा रही है और जो है इतनी ऐसी यातनाएं। और आज जो बीएसपी की बात करूं मैं,
इनके बीएसपी के बहुत सारे लोग उस टाइम पर नारा लगाते थे कि कांग्रेस देखी बार बार, हमको भी देखो एक बार, कांग्रेस देखी बार बार, हमको भी देखो एक बार। और जो कांग्रेस के समर्पित पार्टी बनकर के जो देश के लोगों को, दलितों को गुमराह करने लगी, जबकि देश की आज़ादी का जंग कांग्रेस ने लड़ा, कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी, और कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब को संविधान कमेटी के चेयरमैन से लेकर के प्रथम जब सरकार बनी, सरकार का गठन हुआ, और पहली बार जब सर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं, विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं कि कांग्रेस किस स्थिति में है अभी, ये सबको पता है। रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में नहीं है। दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि एक साल तक बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आपकी तरफ से। ये पहले क्यों याद नहीं आई आपने मुझे बुलाया है, बोलने का मौका दिया है। पहले आप पहले मुझे सुनिए, और मेरी बात में कोई कुताही और मेरे को कोई चैलेंज करेगा तो मैं किसी भी मंच पे आकर के बहस करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस की सारे जितने भी पार्टियां कांग्रेस के विरुद्ध की, एक एक शब्द का, एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं बच्चा नहीं हूं। मैं काशीराम जी हमारे स्वर्ग में हैं, हम नरक में हैं। हमारी बहन मायावती जी है, अकाली दल है, चौटाला की पार्टी है, बीजेपी है, और जो लोगों ने दलितों को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े नारे दिए थे कि कांग्रेस देख ली बार बार, हमको भी देख ले एक बार। कांग्रेस इस देश में नहीं होती तो देश का दलित का बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता। ठीक है, दलित का बेटा कांग्रेस कभी, कांग्रेस नहीं होती तो बीजेपी कभी भी बाबा साहब को संविधान कमेटी। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। प्रदीप जी क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें महात्मा गांधी ने पहली बार मतलब हरिजनों को उसमें क्या कर दिया दलितों के प्रति, दलित एक्ट को क्यों खत्म किया, बीजेपी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को क्यों बैन किया। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास, एक मिनट लौट रहे हैं, आपसे अगला सवाल पूछेंगे। प्रदीप जी सुनिए सर, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए सर। बीजेपी के लोगों से मेरी बात का जवाब दिलवा दीजिए कि दलित एक्ट को खत्म किया और दलितों के जो रिजर्वेशन को बैन किया, दलितों के बैकलॉग सील किए, रोस्टर सील किए, दलित कास्ट सर्टिफिकेट बैन किया। ठीक है सर, आपके ही सवालों का जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी से। एक मिनट सर सुन लीजिए, आ रहे हैं आपके पास लौटकर। प्रदीप जी नहीं, इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने देश का जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा उसमें कांग्रेस सभी लोगों को आगे लाई, और उस स्वतंत्रता संग्राम में एक सामाजिक न्याय की भी बात थी। एक जो हिंदू समाज की जो एक परंपरागत एक उसका विभाजन था और जो उसका स्ट्रेटिफिकेशन था उसको दूर करने की बात भी थी, उनको लेके आए मतलब, और कांग्रेस उसके साथ में आई। बाबा राव, जहाँ तक अम्बेडकर साहब का सवाल है, बाबा राव अम्बेडकर जो है उन्होंने इस सारे मामले को बहुत आगे बढ़ाया, सब कुछ किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये सही है कि मतलब जो आज की भारतीय जनता पार्टी है जिसकी कि पुराना जो जनसंघ था और जिस तरह की विचारधारा थी वो एक ख़ास तरह की एक समझिए कि अपर कास्ट की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वो थे, पोषक थे। उसमें जो है दलितों का उस तरह का स्थान नहीं था जैसा कि मतलब एक समतावादी समाज की परिकल्पना में होना चाहिए। ये सब बातें ठीक है, लेकिन जो आज आपका विषय है मैं समझता हूँ उसके लिए हमें कहना चाहिए कि जहाँ तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स का सवाल है वहाँ पर हर एक पार्टी जो है वो वोट अपनी तरफ खींचना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ मूल मुद्दा जो है जो आपने कहा, आपने उसमें वो कहा वो ये है कि क्या हम जो है उस महापुरुष को जिसके नाम पे हम वोट लेना चाहते हैं, क्या हम उसके विचारों को और जो उसकी जो एक समाज की परिकल्पना थी उसको भी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये असली मुद्दा होना चाहिए। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि चारों पार्टियां जिनका आपने जिक्र किया, कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और इवन मायावती की पार्टी, ये चारों पार्टी जो है दलित के मुद्दे पे जो है क्या कहना चाहिए उस मूलभूत विचारधारा पे नहीं है की तरफ जा रही है जो कि बाबा अम्बेडकर की थी, जो उनका एक समतावादी समाज का वो जो एक जो था। तो चारों पार्टी जो है उसमें कोई भी पार्टी उस समझिए जो उनकी जो एक परसेप्शन था या जो उनकी परिकल्पना थी उसके लिए कमिटेड नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पुष्परंजन जी, सवाल वही है लौट फेंक कर कि आखिर क्यों भीमराव अंबेडकर के जयंती पर जो मनाई जा रही उनकी विरासत पर इतनी खींचतान क्यों मची हुई है? देखिए, जो केंद्रीय विषय है इसी पे कंसंट्रेट करके आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा।
शुरू में कांग्रेस, जब तक बाबू जगजीवन राम जी जिंदा थे, कांग्रेस की राजनीति एक तरह से था कि दलित सेंट्रिक ज़्यादा है। दलित वोट बैंक को बाबू जगजीवन राम के माध्यम से पूरा संगठित और उसे अपने कब्जे में कांग्रेस लेने की कोशिश लगातार, और जब तक वो जीवित थे हर चुनाव में लेने की कोशिश की। एक सिंबल थे बाबू जगजीवन राम। उसके बाद एक दौर आता है कांशीराम जी का, जब वो नारा लगता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। वो बड़ा आक्रामक नारा था और एक तरह से दलित जो आक्रोश था वो झलकता था कांशीराम जी के जमाने में। एक आक्रामक दलित राजनीति की शुरुआत हुई और उस बीच में रामविलास पासवान, उदित राज जैसे लोग भी आए, लेकिन इनका एक पॉकेट तक ही सीमित रहा सारा का सारा मामला। विरासत के लिए जंग, मुझे लगता है कि बाबू जगजीवन राम के बाद से विरासत की जंग शुरू हो गई थी एक तरह से कि, और ये बटा भी अलग अलग पॉकेट्स में पूरे देश में बटा। और आज जो हालत है, सबसे अभी पटना की रैली भी मैं सुन रहा था, उसमें जिस तरह से दलित चिंतन नहीं उभर के आ रहा था, सीधा सीधा लग रहा था जैसे एक वोट बैंक को आपको कैसे भी ग्रैब करना है, अपने हाथ में लेना है। तो भाजपा उस तरीके से आ रही है। भाजपा की सहमति कहाँ है, मतलब भाजपा कहाँ तक सहमत होना चाहती है, इस प्रश्न पर हम आगे भी बहस करेंगे कि कहाँ तक अम्बेडकर जी की से सहमत है। मेरा प्रश्न जयकिशन जी जो आपके पैनल में भी हैं, उनसे ये पूछा जा सकता है जयकिशन जी से कि आखिर कांग्रेस दलित वोट बैंक को अपने काबू में क्यों नहीं कर पाई। आज कांग्रेस के पास एक ऐसा जगजीवन राम के कद का कोई नेता क्यों नहीं है जो कि दलित वोट को अपने पास रख पाया उसे, है ना। बिखराव कांग्रेस के बाद से ही शुरू हो गए थे एक तरह से। तो ये प्रश्न का उत्तर अगर जयकिशन जी दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा कि क्यों नहीं कांग्रेस के पास ऐसा कोई दलित नेता है जो सर्वमान्य होता, सर्व स्वीकृत होता, देश का दलित वर्ग भी उसमें अपना एक आईना, अपना रिफ्लेक्शन देखता। ऐसा नेता का अभाव क्यों है? क्यों राहुल गांधी को जाना पड़ता है दलित वोट बैंक के लिए उन बस्तियों में, और एक रात अपने जो अपना खाना अपना पानी लेके बैठते हैं, ये सब चीजें, ये टोटके फिर क्यों किए जाते हैं? कांग्रेस के पास आज एक बड़े कद का दलित नेता क्यों नहीं, ये प्रश्न मैं। ठीक है, मैं जयकिशन जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। जयकिशन जी, आपको सवाल तो सुनाई दिया होगा। सवाल ये है, वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी ने सवाल किया है कि आपके पास कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं है? अगर इतने हितैषी हैं आप दलितों के, तो कोई सर्वमान्य नेता आपकी पार्टी में क्यों नहीं है? ऐसा हमारे पास इतने दलित नेता हैं, इतने दलित नेता हैं, इतने कदरदार नेता है, इतने अनुभवी नेता है कि बीजेपी के पास, आम पार्टी के पास, मायावती के पास, मुलायम की पार्टी के पास, अकाली दल के पास, किसी दल के पास हमारे बड़ा साइज का नेता। सर, 5 नेताओं के नाम बता दीजिए आप। सर, 5 नेताओं के नाम बता दीजिए जिनको देश जानता हो, जिनको देश जानता हो, जिनको देश जानता हो, जो सर्वमान्य हो, बड़े चेहरे हो। मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इतना बड़ा सम्मान कांग्रेस ने दिया, और भाषण मत दीजिए, इन्होंने पूछा 5 नाम। प्रथम कानून मंत्री कांग्रेस ने बनाया चुनाव हारने के बाद, और उस टाइम पर दलितों को जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था। जयकिशन जी, ठीक है, ये बात आप बोल चुके हैं, ये बात आप दोहरा रहे हैं। सवाल का जवाब, 5 बड़े चेहरे, 5 बड़े नाम, दलित जो नाम है आपकी पार्टी के, उनको गिनाइए। पहले मैं बता रहा हूँ आपको। सर, ये बात हम सुन चुके हैं आपकी। पहले सवाल का जवाब आप दीजिए। आप इतने हितैषी हैं, कांग्रेस की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों के लिए काम किया है, उनकी भावनाओं को समझाया, रक्षा के लिए काम किया। 5 दलित चेहरों के नाम आप बता दीजिए पार्टी में, जिनको अच्छी जिम्मेदारी दी गई हो, सम्मान्य हो पार्टी में। मैं बता रहा हूँ, बाबू जगजीवन राम जी का नाम आपने सुना होगा। उनके बाद उनके एक बेटा था। सर, ये नाम पहले ही आप काउंट करा चुके हैं। सर, ये पहले ही आप इस बात को बता चुके हैं। चार और नाम आप बताइए ना जो जिंदा है उनका। हाँ, मीरा कुमार जी हैं, सुशील कुमार शिंदे जी हैं। हाँ, और बताइए 3। सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, और जो है हमारे खगड़े साहब हैं, और हमारे आपको मालूम होगा क्या बोलते हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, दिल्लो साहब रहे हैं, केपी महेंद्र जी रहे हैं, संतोष चौधरी जी हैं, पूनिया जी हैं, और फिर उसके बावजूद कितने नाम गिनवाऊंगा? ठीक है, हो गए, ठीक है।
चलिए वासनिक जी हैं, ठीक है सर। कांग्रेस ने तो हाँ, ऊपर ठीक है, उठाया। ठीक है। आपके सवाल का जवाब में अब बीजेपी के इसके नेता भी अलावा- जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता छत्रपाल सिंह हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में, अब जुड़ गए। सर आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भीमराव अंबेडकर के नाम पर अब कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेक रही है? देखिए, बीजेपी बाबा साहेब के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाला तो कोई प्रश्न है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के चिंतन को, सामाजिक समरसता को पहले से ही महत्व देती रही है। और हमारे यहाँ पर इस प्रकार का रहा है कि भाई हमारी पार्टी ने बाबा साहब की बात जहाँ तक है, आप देखेंगे बंगारू लक्ष्मण जी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और केवल बाबा साहेब के चिंतन का ही ध्यान रखते हुए ये सब हुआ। इसलिए हम सब लोग तो बाबा साहेब को बहुत पहले से ही अपने यहाँ पर, उसको बलि का बकरा बना दिया बीजेपी वालों ने। बलि का बकरा तो नहीं बनाया। चलिए ठीक है। उसको पचा नहीं पाई बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट को क्यों बैन किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पचाने वाली बात नहीं होती जय किशन जी, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते। नहीं, आपके यहाँ पर बताइए कभी किसी को कुछ बनाया हो, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? बीजेपी क्यों नहीं? हमने नहीं, आपके यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाया कांग्रेस का आज तक? लोकसभा के अध्यक्ष रहे, हमने राष्ट्रीय, अरे लोकसभा के अध्यक्ष तो हमारे भी रहे हैं, सूरज भान जी। इंडिया बनाया हमने। नहीं, आप ये बताइए ना, क्या कांग्रेस ने किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया आज तक? अरे बीजेपी अरे जय किशन जी, आप बताइए, आप इतने समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया आज तक? नहीं, क्यों नहीं बनाया गया कांग्रेस का अध्यक्ष आपको? चौधरी प्रेम सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनको आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया कभी। चौधरी क्यों नहीं बनाया उनको? चौधरी प्रेम सिंह आपसे भी सीनियर थे वो। चौधरी प्रेम सिंह को बहुत सम्मान मिला है। नहीं, आपको बहुत सम्मान मिला है। महावीर प्रसाद को बहुत सम्मान मिला। चलिए ठीक है गोपाल सर, पाड़िया को बहुत सम्मान मिला। सरदार बूटा सिंह जी आप कांग्रेस में नहीं है। एक मिनट सर, आ रहे हैं आपकी बात। आशुतोष जी, आपने जवाब सुना बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से अपनी अपनी दावेदारियां पेश की जा रही हैं कि दलितों के लिए हमने ये किया, दलितों के लिए हमने ये किया, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो। आज अंबेडकर के नाम पे जो खींचतान मची हुई है, उनकी विरासत को हथियाने की जो कोशिश की जा रही है, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? ये शुद्ध रूप से चुनावी राजनीति है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, बिहार में चुनाव होना है। पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी को जो दिल्ली में पराजय का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो रक्षात्मक रणनीति अपनाए हुए हैं। राजनाथ सिंह प्रतीकात्मक भोजन कर रहे हैं। ये सब चुनाव के समय क्यों हो रहा है? ये चुनाव के आने पर ही छुट्टियां घोषित हो रही है। पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मुलायम सिंह सरकार ने घोषणा की है। जी बिल्कुल। ये चुनाव के समय क्यों हो रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि देश के विभिन्न राजनीतिक दल और उनके नेताओं के मुख में अम्बेडकर जी हैं, उनके वचन में अम्बेडकर जी हैं, कर्म में और उनके मन में नहीं है। न उन्होंने कोई दलित समाज और वर्ग के लिए सही तौर पे गंभीरता से उत्थान के लिए काम किया है। केवल उनका काम चुनावी वादे करना है और वोट हथियाना है। और चुनाव के बाद दलित वर्ग को राजनीतिक दल भूल जाते हैं। इसीलिए आज देश में 67 साल के बाद दलित समाज बना हुआ है और दलित वर्ग मौजूद है। बड़ा सवाल यही है कि क्या विरासत के साथ साथ विचारों को भी अपना रही हैं क्या पार्टियां? क्या उनके जो सरोकार रहे हैं उनको अपना रही हैं पार्टियां? तमाम तरह के सवाल बरकरार हैं, क्योंकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि चुनाव सामने है और राजनीतिक पार्टियों का हमेशा यही फोकस रहता है कि कैसे भी करके वोट बैंक को हथियाया जाए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
हम चर्चा कर रहे हैं कि अंबेडकर किसके हैं। बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, क्षेत्रीय पार्टियां अपना दावा ठोक रही है कि हमारे हैं अंबेडकर, हमारी पार्टी की विचारधारा से वो ताल्लुकात रखते थे। तमाम तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे समय में बाबा भीमराव अंबेडकर की याद राजनीतिक पार्टियों को क्यों आ रही है। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है जी। आज जब कोई समूह गांधी या आजाद या नेहरू या अंबेडकर की विरासत पर दावा करते हैं तो उनका दावा विचारों पर नहीं होता। ऐसे संगठनों का रवैया कुछ ऐसा है मानो वे किसी ज्यादा जायदाद पर हक जता रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, ऐसा है कि आपका जो प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा आपसे कि वोट बैंक की राजनीति की जो हम बात करते हैं तो हर एक पार्टी जो है वोट खींचना ही चाहती है। तो जो हर एक पार्टी, कोई भी पार्टी जो है, ये तो हर एक पार्टी चाहे, किसी को तो बख्शे राजनीतिक पार्टियां आज वो लोग मौजूद नहीं है। सुनिए, ऐसा है कि हर एक पार्टी चाहेगी कि उसको ज़्यादा ज़्यादा वोट मिले है। इसलिए यह है कि वो जहाँ से एक बल्क वोट मिलेगा तो पार्टी उसको अट्रैक्ट करेगी। तो बड़ा स्वाभाविक है ना, कौन आदमी नहीं चाहेगा कि उसको ज़्यादा वोट मिलेगी। जब तक वोट मिलेगा तो चुनाव जीतेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टी जो है वोट के लिए जो है एक प्रयास ना करे, वो तो करेगी। कितना लगता है? अच्छा सुनिए, तो वो करेगी। सवाल ये है कि जब वो पार्टी उसके लिए वोट के लिए कर रही है तो उसके क्रिटिक्स या जो एक समझिए कि जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स है ये पूछे कि आप जिस बात की जो बात कह रही कि आपको उसमें विश्वास है या नहीं है। मतलब कहने से तो बात होती नहीं है, आपका विश्वास है एक बात में नहीं है। मतलब दिक्कत क्या आ रही है कि पूरी के जो विश्वास की बात है कि आप जो बोल रहे हैं कि आप मन से वो फील करते हैं, और फील करते हैं तो क्या आप उस दिशा में कार्य करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये प्रश्न होना चाहिए। यही सबसे बड़ा सवाल है सर कि राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे वादे तो कर देती हैं, लेकिन जब उनको पूरा करने का समय आता है, टाइम आता है, तो हम देखते हैं कि लोग कैसे। अच्छा, अब आप देखिए कैसी बातें हो रही है। अब जैसे कि आज ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसे आप ही ने बताया, उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने बाबा साहब की उसके लिए छुट्टी कर दी। मतलब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब अम्बेडकर जयंती पर छुट्टी तो आज से नहीं, हम समझते हैं 25 साल से 30 साल से तो मुझे पता है होती आई है। मतलब तो आप सवाल ये, आपने भी उसमें डिक्लेयर कर दिया, आपने छुट्टी कर दी और नेशनल हॉलीडे उसको आपने छुट्टी कर दी। कौन सा बड़ा काम किया? छुट्टी नहीं है सर। कांग्रेस ने 1 साल के लिए कार्यक्रम आयोजित कर दिए, तो बीजेपी वहां पर पटना के गांधी मैदान में आज ही के दिन उन्होंने समागम आयोजन किया। तमाम पार्टियां। अच्छा सुनिए, अब आपका जो बेसिक प्रश्न है उससे बात आप बोलो से बात करिएगा, उससे मैं आपको जवाब दूं। आपने कहा कि क्यों सब पार्टियां एकदम से हो गई हैं, तो एक तो इसका ऑब्वियस जवाब तो ये कि भाई 125वीं वर्षगांठ जो है वो एक ओकेजन है, तो उसी पे करेंगे। मान ली बात है 121 पे नहीं करेंगे, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, चुनाव है वो तो होते ही रहेंगे, वो तो समय। दूसरी सारी बात ये जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का काफी कुछ रिफ्लेक्शन जो है बिहार पे भी है, वो ये है कि मायावती की जो है, मैं समझ रहा हूं उनको कमजोर पड़ रही है दलित राजनीति में। और हर एक पार्टी को लगता है कि जो दलित वोट बैंक पर उनका कब्जा था वो शायद इतना ढीला हो गया है कि अब उसका वो लाभ उठा सके, एक बात। दूसरी बात ये आप देख रहे हैं कि जो दलित राजनीति की आक्रामकता थी, है ना, वो जो है क्या करना चाहिए, वो भी जो है थोड़ी सी मायावती के बाद जाने के बाद वो बिखर रही है। मतलब तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ये जो बिखराव है दलित वोट बैंक के, एक पोलराइज्ड वो जो था, जो वोट बैंक था, जो कि जैसे मायावती पूरी तरह हावी थी, और मायावती के जैसे मतलब जो समझिए कि जो एग्रेसिव लोग हावी थे, मैं समझता हूं इस स्टेज पर सबको लग रहा है कि जो दलित वोट बैंक जो है, जो कि अब जिसके ऊपर अब वो नहीं है उस तरह का, उसका एक शेयर ले ले। मतलब ये मेरा मानना है, तो ये मुझे लगता है। पुष्परंजन जी, इन नामों पर देश के लिए जो काम कर गए इस दुनिया में नहीं है, ऐसे काम शायद तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आखिर इन नामों पर राजनीति कब तक होती रहेगी और कितना ठीक लगता है ये? क्या राजनीतिक पार्टियां एकांत में बैठकर ये सोचती होंगी या नहीं, या ऑल टाइम वोट बैंक? देश में जब तक जात पात है तो राजनीति इस तरह की होगी और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, और तेज हुआ है। बल्कि 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक किताब आई थी बाबा साहब की। उसमें उस किताब के दौरान ही लाहौर में जात पात तोड़क मंडल की एक सभा हुई थी, जहां उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। वजह उसकी भी उस पुस्तक में उन्होंने दी थी कि आरएसएस का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसका वो विरोध कर रहे थे कि ये हम उससे सहमत नहीं है जिस तरह का ये राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। दूसरा चैप्टर उसमें ये था कि सीता और राम के संबंधों की व्याख्या के साथ उन्होंने कहा था कि एक तरह से नारी के साथ सही व्यवहार भगवान राम ने नहीं किया था। एक लाइन उनकी ये थी।
दूसरा तीसरी लाइन ये थी कि शंभू नामक एक शूद्र का संदर्भ दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो तपस्या में बैठा हुआ था, उसका सिर काट लिया गया था। मतलब कि ये राम काल में हुआ था, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने हिंदूवाद में या सनातन धर्म का भी विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि हम मानते ही नहीं कि ये सनातन धर्म जो है हिंदू धर्म है। यानी ये 4-5 ऐसी बातें थी जिसको लेकर अम्बेडकर जी, उनकी विचारधारा बहुत आगे बढ़ी, तेजी से बढ़ी। आज मैं भाजपा के साथियों से, जो हमारे पैनल में भी अभी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये जो उनकी धारणा थी, जो बदली नहीं आगे चल के भी, क्या आप लोग उनसे सहमत हैं? ये मैं जानना चाहूँगा। छत्रपाल सिंह जी, देखिए, अभी जो एक पहला विषय चल रहा है आजकल के, भाई बाबा साहेब किसके, तो जो महापुरुष होते हैं निश्चित रूप से वो सबके होते हैं और वो सबके लिए आदरणीय होते हैं। और बाबा साहब का संबंध तो, और अभी जैसा आपने कहा, बाबा साहब बेसिकली सही अर्थों में तो हिंदू धर्म के ही सुधारक थे एक तरह से वो। और जो त्रुटियां रही हैं, हमारे यहाँ पर दो स्पष्ट, एक संस्कृति कहते हैं और एक विकृति कहते हैं। और हिंदू समाज ने अपनी इन विकृतियों को पहचाना है और हिंदू समाज इसके लिए निरंतर रूप से प्रयासरत है। और ऐसा नहीं है इस चीज़ को, एक समय तो वो था जो बाबा साहब वाला समय था, और निश्चित रूप से बाबा साहब ने, आप ये चीज़ देखिए कि बाबा साहब ने जाकर के बौद्ध धर्म को किस समय अपनाया, और इससे लेकर के जिस कालखंड की आपने 1936 की बात की है, तब से लेकर और बौद्ध धर्म अपनाने तक बाबा साहब निरंतर लगातार उनका प्रयास यही रहा। और वो आज भी उनका जो अभी पीछे बीच में बात आई कि भाई वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं सारे लोग, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी या और सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो इस देश के अंदर निरंतर सहभोज करना, प्रतिभोज करना, कुछ ऐसे सामाजिक चीज़ों पर लगातार प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि सामाजिक समरसता बेसिकली अपना मुख्य उद्देश्य है समाज के अंदर, क्योंकि ये देश बड़ा प्राचीन देश है और इस देश के अंदर जो रहने वाला पूरा समाज है, ये पूरा का पूरा समाज निश्चित रूप से एक ही ओरिजिन है, मूल एक ही है। बीच में टोक रहा हूँ जी। मुझे 2-3 चीजें बड़ी शंका सी होती है। जैसे कि उन्होंने हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए खतरा बताया हिंदू धर्म को बाबा साहब ने। जी जी। दूसरा, आप लोग जो घर वापसी अभियान छेड़े हुए थे जी, घर वापसी अभियान में आपका एजेंडा ईसाइयों का या मुसलमान आपके टारगेट में थे। क्या कभी आप लोगों ने बौद्ध धर्म, जो दलित हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध की तरफ अपना लिया, उन्होंने उनकी घर वापसी के लिए भी अभियान छेड़ा आप लोगों ने? नहीं, आपके कंसेप्ट में रहा? संभवतः बौद्ध धर्म, क्यों डरते हैं आप? नहीं, संभवतः बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म तो इस देश का हिस्सा है, इस देश का पार्ट है बौद्ध धर्म, और वो सही अर्थों में उसी सारे तत्वों से निकला हुआ धर्म है। इसका इस देश से कोई अलगाव नहीं है, किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं है बौद्ध धर्म का। और इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? आपके अनुसार तो फिर उन्हें ईसाई होना चाहिए था या मुसलमान होना चाहिए था, लेकिन वो मुसलमान नहीं, जो तो उन्हें ईसाई या मुसलमान होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में वो इस देश के राष्ट्रवादी विचार को प्रतिनिधित्व देते थे। और इसलिए आपको शायद ध्यान हो, जिस समय पूना पैक्ट का विषय आया था, तब भी बाबा साहब ने इस देश को ध्यान में रखते हुए, इस देश के मूल समाज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों का चिंतन किया और एक अच्छा समझौता, एक सामाजिक समता से परिपूर्ण समझौता, जिसमें पूरा समाज समरस होकर के एक साथ, वहां केवल आरक्षण का विषय नहीं था, वो इस आरक्षण के माध्यम से इस पूरे समाज को एक रूप में, जो गांधी जी का भी प्रयास था, बाबा साहब ने गांधी जी के साथ मिलकर के और उस देश के दलित समाज को, इस देश के अनुसूचित समाज को। सर, आप अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी बात कर रही है। सवाल ये है कि अंबेडकर आपके हैं या फिर कांग्रेस के हैं? अंबेडकर खबर ये भी आ रही है राहुल गांधी अंबेडकर को अपने परिवार के समर्थक के रूप में नहीं, आप अंबेडकर इस देश में सबके हैं, पेश करने की शायद कोशिश करने जा रहे हैं। हम सब लोग ये मानते हैं, जैसा पुष्पेंद्र जी ने कहा, पुष्परंजन जी ने कहा, निश्चित रूप से हम सब लोग उस सुधार के, उस समरसता के, उस परिवर्तन के पक्षधर हैं। आप उस परिवर्तन के पक्षधर हैं। माफ कीजिएगा, लगातार हम, ये जो पार्टियां हैं उनकी बातों और वादों में नजर आता है कि हम ये करेंगे दलितों के लिए, समाज के लिए करेंगे वो, लेकिन वक्त आता है होता कुछ नहीं है। समझ चुके हैं सर, ये आप जान लीजिए। नहीं, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। सॉरी, बोल रहा हूं, एक मिनट। पटना की सभा में 13 मिनट बोले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन एक बार
कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अंबेडकर साहब का जो कंसेप्ट था हिंदू धर्म के बारे में, आरएसएस हुआ या भाजपा उससे सहमत है। जैसे उन्होंने कहा कि बंधुत्व के लिए, समानता के लिए हिंदू धर्म खतरा रहा है, उसे हिंदू धर्म को, हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये दो ऐसी चीजें थी। मैं चाहता हूं मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आप बताएं कि क्या वाकई बीजेपी इस विचारधारा से सहमत है? नहीं, मैं तो यहाँ एक और भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि पुष्पा जी ने बात कही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इसके बुद्धिजीवी अरुण शौर्य साहब ने थोड़े दिन पहले किताब लिखी है, मैं समझता हूँ शायद 8-10 साल पहले। उस किताब का टाइटल है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, इस टाइटल है। उसमें उन्होंने ये कहा है, अंबेडकर जी की जो बेसिक वो है बात, उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया है, देशभक्ति पे क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा कि जो अंबेडकर जी जो थे वो देश की इंडिपेंडेंस से ज़्यादा जो है क्या करना चाहिए, दलितों की बात करते थे। उनका कहना था कि अंग्रेज रहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह है कि क्या करना चाहिए, दलितों का उद्धार होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जो वो एक फॉल्स गॉड थे जिनको आप लोग वर्शिप कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की जो एक राष्ट्रीय भावना थी या जो उनका कमिटमेंट था एक फ्री इंडिया के लिए, भारत की फ्रीडम के लिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। मतलब ये जो विचार है, ये इसका कभी खंडन नहीं किया भाजपा ने। तो ऐसा है कि आपकी इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि महापुरुष सारे देश के होते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है आपने कही। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या बीजेपी जो है अपनी वो वाली मानसिकता जिसमें कि वो एक समाज को एक वर्गीकृत जातीय समाज के रूप में देखती है, क्या बीजेपी उसको छोड़ रही है? मतलब ठीक है, मैं इस पर भी जवाब लूं। जय किशन जी से इस पर एक सवाल कर ले। तो जय किशन जी, सवाल मेरा ये है कि क्या मात्र बातें ही होती रहेंगी, या फिर जो आप वादे कर रहे हैं कि दलितों के लिए आपने ये किया वो किया, वो धरातल पर भी कभी नजर आएगा, या मात्र राजनीति? मेरी एक प्रार्थना सुनेंगे आप? जी मेरी सुनाइए। एक प्रार्थना सुनेंगे? सुनाइए जी, अपनी प्रार्थना सुनाइए। आप इतिहास देख लीजिए उठा के। आज तक के इतिहास में दलित का बेटा आज से 70 साल 65 साल पहले दलितों को जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था। दलितों को गले में मटका टांग के चलना पड़ता था। ये बात तो ठीक है। दलितों को घोड़ी पर चलने का अधिकार नहीं था। दलित का बेटा कांग्रेस से पहले और बाबा साहब से पहले कोई IAS, IPS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, पंच, सरपंच नहीं था। केवल कांग्रेस ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में नहीं होते और कांग्रेस नहीं होती और बाबा साहब का कांग्रेस का कॉम्बिनेशन नहीं होता और बाबा साहब को कांग्रेस संविधान कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाती और कांग्रेस बाबा साहब को लॉ मिनिस्टर नहीं बनाती और कांग्रेस इस देश के लिए आजादी का जंग नहीं लड़ती, तो दलित का बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाबा साहब जैसा सपूत को देश की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। और बीजेपी ने पावर में आते ही जो बीजेपी के लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, बीजेपी के लोग बाबा साहब की बात करते हैं, बीएसपी के लोग बाबा साहब की बात करते हैं, अकाली दल के लोग बाबा साहब की बात करते हैं, चौटाला की पार्टी, अदर पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाती हैं। कांग्रेस और बाबा साहब इस देश में नहीं होते तो देश का दलित का बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है सर, एक तो एग्जाम्पल आप काउंट करा रहे हैं, सबसे ज्यादा देश पर राज आपने किया है। दलितों की आज जो स्थिति बनी हुई है, जरा उसका भी बखान कर दीजिए। क्या सभी दलित समुदाय है वो संपन्न जीवन जी रहा है? क्या मात्र दलितों के बीच जाकर एक दिन खाना खाने से क्या वो संपन्न हो जाएंगे? आपने सुनिए, आपने मुझे बुलाया तो मुझे सुनिए। आप तो रोज अपनी बात अपने चैनल से कह सकते हो। अगर जो आपने मुझे अजय प्रवक्ता बोलने के लिए बुलाया है तो आप मेरी बात सुनिए। आप, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, कई बार चैनलों पर बोल रहा हूँ, बोलना भी जानता हूँ, राजनीति अनुभव भी है, इतिहास भी पढ़ा हुआ है, 5-4 बार मैं चुनाव लड़कर के जीता भी हूँ। संक्षेप में बात बच्चा नहीं हूँ राजनीति में। मैं राजनीति में डुगडुगी बजाने नहीं आया हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सर, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ प्लीज। अगर मुद्दे पर आपने कहा सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। 77 में बीजेपी की सरकार आई थी, उसके बाद आई तो उन्होंने क्या किया? जो कांग्रेस ने दलितों को दिया था
वो इन्होंने क्यों छीन लिया? कास्ट सर्टिफिकेट किसने बैन किया? दलित एक्ट को किसने खत्म किया? रिजर्वेशन कितने खत्म की? और जिस टाइम पर मीरा कुमार समाज कल्याण मंत्री थी कांग्रेस के शासन में, मीरा कुमार जी निजीकरण के अंदर आरक्षण का वो लेकर के आई थी, कांग्रेस सरकार ने फैसला किया था दलितों के एक्ट को ताकत देने के लिए। क्यों विश्वविद्यालय परिषद, क्यों शिवसेना, क्यों बीजेपी की शह पर दलित एक्ट के जब कांग्रेस ने यह कहा कि निजीकरण में आरक्षण लागू करेंगे और दलितों को बेनिफिट को आगे बढ़ाएंगे, 20 सूत्री कार्यक्रम को जिंदा करेंगे, जो पशुपालन लोन था, जो हमारे बैकलॉग थे, रोस्टर थे शेड्यूल कास्ट की, जो बहुत सारी योजनाएं थी 2001 के बाद जिस टाइम पर खत्म हुई, मायावती भी उस टाइम पर बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदारी थी। मैंने ठीक है सर, 77 की आप बात कर रहे हैं, इसी पर हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे छत्रपाल सिंह जी, लेकिन उससे पहले क्यों छोड़ के भागी बीजेपी? ठीक है आशुतोष जी, आज ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास इसी पर 77 पर आपने बात कही, इसी पर मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगी। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आशुतोष जी, आज जो स्थिति बनी हुई है वो देश के लिए, भविष्य के लिए आपको कैसी नजर आ रही है? क्योंकि जो भी बड़ा चेहरा है देश का, उस पर राजनीतिक पार्टियों का जो रुख है वो आपको अच्छे से स्पष्ट तौर पर पता है कि आजकल क्या रुख उन्होंने अपनाया हुआ है। क्योंकि अगर उनके सिद्धांतों की बात करें, उनके जो काम रहे हैं, उनकी जो शैली रही है, उनको शायद कोई फॉलो नहीं कर रहा आज की डेट। विभिन्न राजनीतिक दलों का यदि यही रुख कायम रहा तो आने वाले समय में भी दलित समाज की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन होना नहीं है। जब जब भाजपा सरकार में आती है तब तक घर वापसी की बात करती है। क्या घर वापसी की बात करना, एक धर्म से दूसरे धर्म में ले जाना सरकार का काम है या सरकार का कोई और काम है? ठीक है सर, सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, जाहिर सी बात दुख होता है। दलित समाज भी आज कुछ सोच विचार कर रहा है, इतना जागरूक तो लोग हो चुके हैं कि राजनीतिक पार्टियों की जो ट्रिक है, जो रणनीतियां हैं, उनको समझने में सक्षम है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने आप को इतना जीनियस मानकर चलती हैं कि जो वो कुछ भी चाल चलेंगी शायद जनता उनको समझ नहीं पाएगी, क्योंकि भूल गई है कि जनता के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। क्योंकि जनता विकास चाहती है, वो कुछ नहीं चाहती, जाति पात के नाम पर राजनीति बिल्कुल नहीं चाहती है। नहीं चाहती कि वो घर वापसी हो या फिर किसी इस तरीके का बयान दिया जाए या फिर हिंदू मुस्लिम की बात की जाए या किसी और समुदाय। हर किसी को विकास चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनको अपनी तरक्की चाहिए। पार्टियां चुनाव के दौरान वादे तो ढेर सारे कर देती हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। सर, दुख होता है इस बात को लेकर। सर आशुतोष जी, तो भाजपा के साथी छत्रपाल सिंह जी से पूछना चाहूँगा मैं कि घर वापसी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी क्यों करना चाहती है? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये आशुतोष जी आपको भी पता है। बार-बार और नहीं, देखिए विषय भटकाना और इसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं। क्षमा करें मुझे आशुतोष जी, ये आपको तो शोभा ही नहीं देता, क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर भी इस प्रकार का खुलकर विरोध किया है और उन्होंने कहा है ये बात किसी भी स्तर पर इस तरह के वक्तव्य सहन नहीं किए जाएंगे। और ऐसे पार्टी के नेताओं को इस बात की खबर दे दी गई है और उनको बता भी दिया गया है और उसके बाद उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, ये आप तय मानिए। सर माफ कीजिएगा, जब से आप सत्ता में आए आपके नेताओं की जुबान बहुत लंबी होती चली जा रही है। बीजेपी मर्जी आए किसी पर भी बयानबाजी की जा रही है। मैं आप सबको बीच में रोक रहा हूं। मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से पूछिए, महाराष्ट्र में दलित एक्ट को क्यों खत्म किया गया? महाराष्ट्र में दलितों की रिजर्वेशन को बैन क्यों किया गया? हरियाणा में कोर्ट की आड़ में दलितों के 250 अधिकारियों को क्यों डिसमिस किया गया, क्यों रिवर्ट किया गया? बताइए जय किशन जी, इस बात का पता मुझे नहीं जय किशन जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। 67 वर्ष के शासन में जो कांग्रेस लगभग 60 वर्ष शासन, नहीं लगभग, सुनिए आप मेरी बात, अब आप सुनिए मेरी बात, नहीं आप सुनिए मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनिए, आप सुनने की आदत डालिए अपने आप को, आप अपने आप की सुनने की आदत डालिए, आपको ये शोभा नहीं देता। अब आप डिबेट पर हैं, यहाँ सुनने की आदत डालिए आप अपने आप को। क्यों आपके शासन के अंदर मिर्चपुर के अंदर हत्याकांड हुआ, क्यों उनके घर जला दिए गए? हुड्डा जी ने तब क्या किया और आप क्या कर रहे थे? आप दिल्ली में बैठे हुए थे, आपने क्यों नहीं हुड्डा जी को हटाया?
और आप 1998 के 98 तक कितना बैकलॉग था, कांग्रेस ने क्या किया दलितों के लिए, वो बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया? माननीय प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए तब रामविलास पासवान जी उस विषय को लाए थे, तब जाकर के वो बैकलॉग की बात आई थी। आपने क्या किया बैकलॉग के मामले में? और आपने धारा 340 और 341 का प्रयोग आज तक क्यों नहीं किया? आप ये बताइए। अब दलितों का विकास कहां हुआ? आपने तो दलितों के साथ सही अर्थों में अन्याय किया है, दलितों के अंदर असमानता पैदा कर दी है। ये केवल कांग्रेस के कारण हुआ है दलितों में असमानता। आप सुनने को तैयार नहीं होते। आप इसको भी, बाबा साहब के जन्मदिन को भी आपने राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आपने जो आपको करना चाहिए था क्यों नहीं किया आपने? तब तक धारा 340 41 का आज तक प्रयोग क्यों नहीं किया? जिन लोगों का उत्थान हो चुका था उनको डिलीट क्यों नहीं किया? जिनका उत्थान नहीं हुआ था उनको क्यों नहीं ऐड किया आपने? ये काम स्टेट का बनता था। बाबा साहब का संविधान ये कहता है, आप बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं बार बार किया। आपने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया। सामने मंच पे और आप सरेआम आप जैसे विधायक बैठ करके किस प्रकार की बदतमीजियां करते हैं? कोई नहीं आपको ये शोभा देता है? कोई भी आप कम से कम इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है सर, एक एक करके लौट रहे सर आपके पास। ठीक है, जयकिशन जी आ रहे हैं आपके पास। प्रदीप जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मेरी चेतावनी है, कहीं किसी चौराहे पे बहस के लिए आ जाओ। देखते लोग आपको सुनते कि मुझे सुनते। नहीं, आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार को सुधारिए पहले। ठीक है, आप तो शोभा, आप तो सही अर्थों में दलितों के ऊपर कलंक है। आप जैसे विधायक जो बने आम पार्टी को चैलेंज। प्रदीप माथुर जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पार्टियां अपना अपना दावा पेश कर रही है अम्बेडकर जी को लेकर, क्या अब अदालती लड़ाई लड़ी जाएगी? क्योंकि ऐसे तो शायद समाधान होने वाला नहीं है। नहीं, देखिए ये कोई ऐसी लड़ाई की बात नहीं है। सवाल ये है इसका, अगर आप एक सकारात्मक रूप से देखें, हर एक पार्टी को दलितों के लिए वो क्या कर रहे हैं स्पष्ट एक इसके बारे में अपना एजेंडा क्लियर किसी का नहीं। अरे मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जो आप कह रही है बात उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हर एक पार्टी को बड़ा स्पष्ट रूप से दलितों के बारे में वो क्या करना चाहिए, इसको कह के आगे आना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दलितों की जो समस्या है वो राजनीतिक समस्या से ज्यादा सामाजिक समस्या है। दिक्कत इस बात की है कि हमारा कोई भी दल, जो राजनीतिक दल जो है, वो एक समाज सुधार की बात नहीं करता है। समरसता की लाख बात करे, लेकिन मैं नहीं समझता कि बीजेपी जो समाज सुधार के बारे में सीरियस है, क्योंकि समाज सुधार तभी हो सकता है जब आपने निहित स्वार्थों को छोड़ करके जो है एक आप इक्वलिटेरियन समाज बनाए, समतावादी समाज बनाने की बात करें। कांग्रेस पहले ये बात करती थी, लेकिन अब वो भी दूसरी तरह की बातें करने लगे हैं, उनका भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग आया उसने भी एक खास तरह के वेस्टर्न इंटरेस्ट डेवलप कर लिए, जिसके मैं एक समतावादी समाज नहीं बन सकता। मतलब साम्यवादी लोग जो समतावादी समाज की बात करते थे वो इस शक्तिहीन हो गए। मतलब तो आपको एक सोशल मूवमेंट का पार्ट होना चाहिए अगर आप दलितों का उद्धार चाहते हैं। उस सोशल मूवमेंट की थीम को जो पॉलिटिकल पार्टी से पकड़ना चाहिए। आज दिक्कत ये कि कोई भी राजनीतिक दल जो है, जैसे आपने कहा, वोट की राजनीति तो करता है, वोट तो लेना चाहता है, लेकिन सोशल मूवमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहता, ना कोई सोशल मूवमेंट करना चाहता है। मतलब तो जब तक ये हमारे राजनीतिक दल एक सोशल मूवमेंट के लिए और एक आप समझिए समाज को ठीक करने के, एक समाज सुधार के सोशल मूवमेंट के लिए अपने को कमिट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मतलब चाहे ये लोग कुछ बोलते रहे, मतलब ये सब है। तो सवाल इसका नहीं है कि मतलब ये आप ये बताएं बीजेपी, कांग्रेस या मायावती बताया, मायावती ने पहले तो जैसे आप अभी बताया हमारे पुष्परंजन जी ने कि आपने तिलक तराजू वाली बात करी 4, उसके बाद जब उन्हें सरकार बना नहीं तो उसी ब्राह्मणों को साथ ले आया। मतलब उन्होंने कहा ब्राह्मणों के साथ बनाते हैं, मतलब तो कल तो आप उनको मतलब जूते मारने को तैयार थे। तो कहना है मतलब शक्ति के लिए आपने अब जो भी सिद्धांत कर दिए। दिक्कत ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिक्कत ये है कि हमारा कोई भी राजनीतिक दल जो है सोशल मूवमेंट के साथ अपने को कमिट करने के लिए और सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मेरा शब्दों में वक्त की कमी है। ठीक है सर, ऐसा है जो अभी आपने कहा कि तिलक तराजू और जूते 4 ये सब चीजें जो भी हैं और उसके बाद ब्राह्मणों के साथ, ऐसा नहीं है। देखिए, अब आप इस देश के संविधान को झुठला रहे हैं। देश के संविधान ने एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की है। उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में उन्होंने एक राजनीतिक दल के साथ बात की। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई। ये पॉलिटिकल सिस्टम था। वोट बैंक की राजनीति भी तो पॉलिटिक्स है ना। ये पॉलिटिकल सिस्टम था। क्यों किया? ठीक है जयकिशन जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, चर्चा को खत्म करना है। पुष्परंजन जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल है कि यही आंकड़ाई की दावेदारियां तो पेश की जा रही हैं, तो क्या अब अदालत में जाएंगी सभी पार्टियां? और दूसरी बड़ी बात है कि गुमराह करने की कोशिश किसको की जा रही है आज के समय में? नहीं, इन्होंने तो खुद को भी गुमराह किया। जो दलित राजनीति कर रहे हैं उनसे ही मेरा प्रश्न है कि दलित खेमे में क्यों इतने जातिवाद है?
एक दलित में ही एक दूसरे के यहाँ शादियां उस तरह से नहीं होती हैं, अलग अलग फिरके में उसमें सेक्शन में बटे हुए हैं, वहां भी भयानक जातिवाद है, वहां भी वोट की राजनीति उस पॉकेट को दूसरे पॉकेट को नहीं देना है। उस पर गौर करने की जरूरत है कि उस जातिवाद को कब दलित नेताओं ने खत्म किया है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो दलित वर्ग के लोग जिनका उत्थान हो गया, सामाजिक उत्थान, अच्छे स्टेटस पे आ गए, IAS IPS या राजनीति में या पैसे के मामले में समृद्ध हो गए, और आरक्षण क्यों नहीं छोड़ते हैं? गरीब दलित क्यों नहीं उस आरक्षण का लाभ उठाता है? इस पे राजनीतिक दल अपनी इच्छा शक्ति या हिम्मत क्यों नहीं कहने के लिए कि हम जी हमारी ये पॉलिसी है। ठीक है, चर्चा को समाप्त करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां बड़े नामों पर राजनीति कब तक करती रहेंगी? क्या वाकई में विकास होगा? जो गरीब जनता है देश की, जो सालों से इंतजार कर रही है, उसको इंतजार करने की आदत है, क्या वो इंतजार उनका कभी खत्म होगा? क्या देश का विकास सही मायनों में हो पाएगा या नहीं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि उनको वोट विकास के नाम पर मिलता है, ना कि ये जात पात पर राजनीति करने के नाम पर, ना कि दलितों पर राजनीति करने के नाम पर। इसलिए वोट राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिलता है, ये समझना होगा राजनीतिक पार्टियों को। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।